नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। सत्ता का सुख किसे मिलेगा, सत्ता का स्वाद कौन चखेगा, ये तो 2022 बताएगा। लेकिन जिस तरीके से प्लान सामने आ रहे हैं, नए नए प्लान सामने आ रहे हैं, नए नए विचार सामने आ रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि इस समय प्रबुद्ध वर्ग के मायने ब्राह्मण किंग मेकर की भूमिका में आ गया है। आज ही मायावती ने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन का समापन किया, हर जिले में हुए, और मायावती ने खुल करके ये दावा किया कि 2007 की तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी सम्मेलन शुरू कर दिए, सभी विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं। ये उनका मेगा इवेंट है। सुनील बंसल ने आज लखीमपुर में भी यही दावा किया कि सरकार तो हमारी ही बनने जा रही है। वहीं पर बलरामपुर चले आइए, बहराइच, जहां पर सपा के प्रबुद्ध वर्ग में भी ये दावा किया गया कि सरकार तो हमारी बन रही है। ऐसी स्थिति में किसके कौन से प्लान कब सफल होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यूपी चुनावी मोड में है और आज यूपी की राजनीति में सुपर मंगलवार रहा, जबकि मायावती की भी हुंकार सुनने को मिली, अखिलेश यादव की भी हुंकार सुनने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी झूठी है, और आवाज़ सुनने को मिली बीजेपी की भी, और एक और आवाज़ सुनने को मिली, वो सुनने को मिली ओवैसी की, जिन्होंने एंट्री कर ली है यूपी में। आज अयोध्या में भी पहुंचे हैं, 3 दिन के दौरे हैं, और कहा है कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये भी कहा है कि अभी तक मुसलमान दूसरों को जिताता रहा, भैया चाचा नेता बनाता रहा, लेकिन अब वो अपने बलबूते जीतेगा और अपनी सरकार भी बनाएगा। सरकार तो खैर क्या बनेगी, 100 सीटें लड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने बलबूते जीतेगा, इस बात में भी उनका दम है। खैर, आज इस पर चर्चा करेंगे कि ये प्रबुद्ध वर्ग इस बार क्यों इतना मायने रख रहा है। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से प्रमुख दलित चिंतक विजय सागर एडवोकेट, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं धर्म प्रकाश जी गुप्त भारतीय जनता पार्टी से, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस से हैं शैलेंद्र दीक्षित, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले धर्म प्रकाश जी, प्रबुद्ध वर्ग क्या अब इस समय में करो गया, और प्रबुद्ध वर्ग माने ब्राह्मण, ये और बसपा ने तो ये तक कह दिया कि हमारी नकल करने लगी है बीजेपी। क्या कहना है इस बारे में आपको? देखिए, हमारे धर्म में ये कहा गया, शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा का, भगवान का मुख है, और निश्चित रूप से पठन पाठन विचार में उनका विशेष योगदान रहा है। लेकिन हमारी जो प्रबुद्ध की परिकल्पना है, वो परिकल्पना सारे समाज को लेकर के है। आज ही भागवत जी ने कहा कि हम सब एक ही, हमारा डीएनए, हम तो वंशज हैं इस देश के। तो इसलिए जो भी चिंतन करता है देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में, हम उसे प्रबुद्ध मानते हैं। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र का हो, चाहे वो विधि क्षेत्र का हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र का हो, चाहे वो श्रम आंदोलन के क्षेत्र का हो, हम उनको प्रबुद्ध मानते हैं। और
उनसे जो हमें फीडबैक मिलता है, हम अपने संकल्प पत्र को उसी प्रकार से जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तैयार करते हैं और उसका पालन करके जन आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं, और उससे ही हमें फीडबैक मिलता है। हम समाज के किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ना चाहते। हम ये चाहते हैं जो हम काम करें वो सर्वांगीण विकास का हो। हाथ बहुत मोटे हो गए, पैर पतले, तो क्या करेंगे आप? पैर बहुत मोटे हो गए, शरीर पतला, तो भी बेडौल। इसलिए सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और प्रबुद्ध सम्मेलन के पीछे निश्चित रूप से हमारा यही मानना है कि हमको लोग चाहते क्या हैं, समाज में सरकार से क्या चाहते हैं, हम जो कर रहे हैं उस पे क्या उनके ऊपर प्रभाव आया है, हमारी योजनाएं कितनी लाभकारी हैं, उनमें क्या सुधार किया जाए, इन सब का फीडबैक हम ले रहे हैं। और इसलिए हम प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इसका कोई जात विशेष से मतलब नहीं है। ठीक बात। शैलेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? शैलेंद्र जी की आवाज में थोड़ा सा, शैलेंद्र जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए इसी बीच में हम विजय सागर से बात कर लेते हैं। विजय सागर जी, आज जैसा कि अभी कह रहे हैं हमारे धर्म प्रकाश जी, प्रबुद्ध वर्ग से चिंतन करते हैं, फिर उसके हिसाब से संकल्प पत्र बनाते हैं। आज मायावती ने भी एक बात की, जो एक दलित का एजेंडा था, ऐसा लगता है कि उससे वो दूर हो गई है। आज उन्होंने क्या किया कि समता मूलक समाज की बात की, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की। उनके जो सम्मेलन का समापन हुआ, शंख भी बजे, जय श्री राम भी हुआ, जय परशुराम भी हुआ, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये का भी उद्घोष हुआ। और मायावती ने अंत में जय भीम जय भारत भी कह दिया। क्या लगता है आपको कि इस प्रबुद्ध वर्ग से मायावती ने जो दावा किया है कि हम 2007 की तरीके से अब फिर सरकार बना लेंगे, और क्या वो अपने एजेंडे से हट रही हैं? बिल्कुल। वो आज बहन कुमारी मायावती जी अपने जो उनका मूल एजेंडा था उनसे वो कहीं हट रही हैं, उनसे इतर काम कर रही हैं। आज जो उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो किया है वो केवल प्रबुद्ध वर्ग सभी समाज वर्ग को लेकर नहीं था। ये केवल एक ही समाज, केवल ब्राह्मण समाज को, यानी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की उनकी कोशिश थी, क्योंकि उनकी पार्टी का मानना है कि ब्राह्मण ही अगर इसमें पार्टी में जुड़ता है तो लेकर चलता है। मुझे ये कहना है कि 2022 के चुनाव में बगैर दलित समाज के कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। इसमें जो सबसे निर्णायक भूमिका 2022 के चुनाव में होगी वो दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटी की होगी। और वर्तमान समय में जो दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी है, जो प्रबुद्ध वर्ग जो ब्राह्मण समाज से भी है, वो आज सपा की तरफ मुखर बिंदु की तरफ देख रहा है। यानी वो माननीय अखिलेश जी के तरफ उनका रुझान है और वो चाहती है कि जो 2022 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ 2022 के चुनाव में सपा की सरकार बनने जा रही है। मुझे लगता है कि इस तरह के जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो जाति के नाम पर केवल किए जा रहे हैं। ठीक, मैं आपकी बात से सहमत हो गया। शैलेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी वर्मा जी, सुन रहा हूँ। आपको आई? हाँ ठीक, आवाज आ रही है। शैलेंद्र जी, मैं प्रबुद्ध वर्ग की जो होड़ लगी हुई सम्मेलनों की, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैंने धर्म प्रकाश जी से बातचीत की, बीजेपी से है। धर्म प्रकाश जी कहते हैं हम तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से शिक्षा लेते हैं, उसके बाद संकल्प पत्र तैयार करते हैं। मायावती ने आज साफ शब्दों में कहा कि ब्राह्मण हमारे साथ है, ब्राह्मण की सुरक्षा करेंगे। उन्होंने कहा अब तो सर्वजन हिताय सर्व सुखाय की बात करते हैं। उन्होंने समता मूलक समाज की बात की, वहाँ पर जय श्री राम के नारे भी लगे, जय परशुराम के भी नारे लगे। और मायावती ने एक बात और कह दी, अब स्मारक नहीं बनाएंगे, मूर्तियां नहीं लगाएंगे, संग्रहालय नहीं बनाएंगे, अब यूपी की तस्वीर बदलेंगे। क्या कहना इस बारे में, और कांग्रेस क्या सोच रही है, क्योंकि सपा भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है? देखिए, ये सत्ता की बेचैनी है।
जो आज भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में जो ये तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों पर डोरा डालने का काम कर रही है, और उसकी बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि उसको लगता है कि जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा है इसमें हमने इस समाज की घोर उपेक्षा की है। हमने उनको सत्ता में, सरकार में, संगठन में कहीं उतना भागीदार बनाया नहीं है, और आज जब उनके वोट की जरूरत है तो इन्हें उनमें प्रबुद्ध वर्ग दिखाई देता है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, इस प्रबुद्ध वर्ग का, जो ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध वर्ग था, उसका सत्ता में, समाज में, संगठन में कितनी भागीदारी रही, चाहे प्रदेश की सत्ता हो या भारतीय जनता पार्टी की देश की सत्ता हो। और बसपा के बारे में केवल एक ही कहना है, वो उनका धरातल खो चुकी है मायावती जी। जो तिलक का तराजू और तलवार का नारा देने वाले लोग अब ब्राह्मणों को फिर से सम्मोहित करना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो सत्ता से दूर जा चुके हैं। और देश में ही नहीं, दुनिया में एक बसपा एक ऐसी पार्टी साबित हुई है जिसने अपनी विचारधारा को नीलाम किया, जिसने अपने वोटर का सम्मान नहीं रखा, जिसने अपने वोटों को बाजार में नीलाम किया, उसकी बोली लगवाई और टिकटों को बेचा है। तो बसपा तो जनाधार खो चुकी है, वो लड़ाई से बाहर जा चुकी है। आज ना दलित समाज, ना ब्राह्मण समाज, कोई भी समाज मायावती पर विश्वास करने वाला नहीं, चाहे वो कुछ भी दावे करें और कुछ भी प्रलोभन दें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार जाते हुए दिख रही है, और वो समझते हैं कि अगर प्रबुद्ध वर्ग को फिर से समझा दिया जाए तो वो फिर से सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि प्रबुद्ध वर्ग चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, कोई जाति में बंद करके नहीं रहता, किसी वर्ग में बंद करके नहीं रहता। वो केवल जाति के नाम पर वोट नहीं देता है, वो देखेगा कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक स्थितियां कैसी हैं, उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर कैसे हैं, उत्तर प्रदेश में जो सरकार आई इसी प्रदेश का विकास करेंगे वो कैसा है, उसके आधार पर ही वो अपना मतदान करेगा, और मतदान करने के लिए लोग प्रेरित करेगा। लेकिन शैलेंद्र वर्मा जी ये असफल प्रयास हो रहा है, चलिए असफल प्रयास हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन शैलेंद्र जी, सपा भी तो कर रही है प्रबुद्ध सम्मेलन। आज ही बलरामपुर में हुआ, अभिषेक मिश्रा वहाँ गए, बहराइच में हुआ, वहाँ माता प्रसाद पांडे गए हैं, तो प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन सपा भी तो कर रही है। देखिए वर्मा जी, सपा कर रही है, हाँ। वो भी उस होड़ में शामिल है। उसको लगता है कि सत्ता का रास्ता यहीं से होकर के जा रहा है, और समाजवादी पार्टी में जिस समाज को लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं, उसकी कितनी भागीदारी रही जब वो सत्ता में रही, ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सत्ता के समय पर आप जो आकर के ब्राह्मण समाज को प्रेरित करना चाहते हैं, उसको सम्मोहित करना चाहते हैं, उसमें कोई दल सफल नहीं होगा। वही दल सफल होगा जो ब्राह्मणों के सम्मान के लिए जिसने अतीत में काम किया होगा, उसी पर ही ब्राह्मण समाज भविष्य में भी सम्मान करेगा। आप एक तरफ सुप्रीमो के नारे पर चलते हैं, दूसरी तरफ परशुराम जी का फरसा लेकर के चलते हैं। तो जो अगर आपके दिमाग में प्रबुद्ध वर्ग ब्राह्मण है और ब्राह्मण के वो आप सत्ता की कुंजी समझ रहे हैं, तो वो इतना बेवकूफ भी नहीं कि आपके नारों पर और आपके इन तरीकों पर वो फिर से आप पर भरोसा कर ले। वो अपना हित समझता है, बहुत सही बात। आने पर चमत्कारिक जनादेश देगा। ठीक बात। धर्म प्रकाश जी, सीधा कहा शैलेंद्र जी ने, बेचैनी है, और इस बेचैनी का परिणाम है प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन जो आप कर रहे हैं। और ये भी कहा कि ब्राह्मणों की बात हो रही है, कितनी भागीदारी आपने की, और ये बात भी सही है कि किस तरीके से अगर यूँ देखा जाए तो आप क्या ब्राह्मणों को जितना मिलना चाहिए भागीदारी नहीं मिली है। आप जरूर जितिन प्रसाद भी आ रहे हैं, लक्ष्मी कांत वाजपेयी जी को भी लाया जा रहा, ये पता चल रही है। जितिन प्रसाद जी को कांग्रेस से आया, अब वही मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण नेता तो रही नहीं गया। ठीक बात, ठीक बात मैं बता रहा हूँ। तो क्या कहेंगे धर्म प्रकाश जी? बात तो देखिए, एक बात मैंने पहले भी कही थी, हाँ, कि आप प्रबुद्ध और जाति दो चीजों क्यों जोड़ते हैं। मैंने पहले ही कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि ब्राह्मण ब्रह्मा का मुख है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे यहाँ दूसरी जात में मनीषी नहीं है, प्रबुद्ध नहीं है। क्या आप बाकी जातियों को यह मानते हैं कि वो गैर पढ़े लिखे? ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब अंबेडकर
वो संविधान निर्माता ना होते। आप कहते हैं ब्राह्मणों की बात, अरे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ब्राह्मण ही तो हैं। जब शैशव काल में थी भारतीय जनता पार्टी, तिरंगा यात्रा निकाल करके मुरली मनोहर जोशी ने पार्टी में जान डाली। आज कानपुर को ले लीजिए, आपको हमने सांसद सत्यदेव पचौरी ब्राह्मण, पंडित सुरेंद्र मैथानी ब्राह्मण विधायक, महेश त्रिवेदी ब्राह्मण विधायक, सीसा मौसम ने विधायक लड़ाया सुरेश अवस्थी ब्राह्मण। आज जो तमाम चीजें बनी हैं, आज हमारे यूजन का जो युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना ब्राह्मण, कितने हमारे जिला अध्यक्ष ब्राह्मण हैं, कितने संयोजक ब्राह्मण। लेकिन हम जातिगत राजनीति करना ही नहीं चाहते। कारण यह है कि हम एक वर्ग को ऊंचा उठा रहे हैं, लेकिन इसका मायने यह नहीं कि हम दूसरे को दलित बना दें। हम तो इस प्रक्रिया को ही रोकना चाहते हैं कि सारे लोग एकात्म मानववाद हमारा सिद्धांत है कि जो अंतिम लाइन का अंतिम व्यक्ति है उस तक सारी सुविधाएं पहुंचे, जिससे हर व्यक्ति समानता, तो जो अनुच्छेद 14 में भारतीय संविधान की मूल भावना है कि सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। मैं एक कल्पना करता हूं हमारे शास्त्र की कि जब युधिष्ठिर ने महाभारत जीतने के बाद यज्ञ किया, यज्ञ देव प्रकट नहीं हुए, तो यह हुआ भाई क्या रह गया, तो उन्होंने कहा कोई ऐसा संत रह गया है जिसका कि यहां पर पूजन नहीं किया गया। ढूंढने पर यह मिला कि एक रैदास जो दलित वर्ग से वो प्रबुद्ध थे, ब्राह्मणत्व की श्रेणी में आ रहे थे, उनका पूजन नहीं हुआ था। ढूंढ करके जब उनका पूजन किया तब यज्ञ देवता प्रकट हुए। हमारी तो संस्कृति और विचारधारा ये है। हम तो सबको, हमारे विप्र शब्द जो कहा गया है, जो वर्ण करता है किसी कार्य के लिए वो विप्र होता है। चतुर्वर्ण कर्म विभागशाह नहीं, लेकिन जैसा कि अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे कि जो अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। अच्छा, ये तो आप जी वर्मा जी, हाँ वर्मा जी, ये तो शास्त्र की बात कर रहे हैं हमारे साथी गुप्ता जी। हाँ, ये तो सब मालूम है कि ब्रह्मा के मुख से कौन बुझा और वो कहाँ पर आज बैठा दिया गया है जी, ये सभी को मालूम है। मुरली मनोहर जोशी जी का उदाहरण दे रहे हैं, जो तिरंगा यात्रा लेकर के निकले थे और उनके साथ जो झंडा लेकर के चल रहे थे पीछे पीछे, आज वो कहाँ बैठे हैं। और मुरली मनोहर जोशी जी से पूछिए, उनकी आत्मा से पूछिए वो कहाँ पर बैठे हैं। तो घोर उपेक्षा हुई है ब्राह्मण समाज की भारतीय जनता पार्टी में। मैं ये नहीं कहता कि ब्राह्मण समाज ही प्रबुद्ध होता है, उसको प्रबुद्ध का तमगा लगा करके ये वोट बैंक फिर से हासिल करना चाहते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है कि किसी भी समाज का, किसी की जाति का कोई प्रबुद्धता पर कोई ठेका नहीं है कि वही व्यक्ति प्रबुद्ध हो सकता है। कोई भी योग्य हो सकता है, कोई भी अयोग्य हो सकता है। लेकिन ये राजनीतिक डर 2022 की सत्ता पाने के लिए ब्राह्मणों को प्रबुद्ध वर्ग का नारा देकर के, तमगा देकर के फिर से भरमाना चाहते हैं। और मैं यही कह रहा हूँ कि जो तिलक तराजू और तलवार की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जिसने पिछले 5 साल में या मोदी की सरकार में घोर उपेक्षा की समाज की, और समाजवादी पार्टी से तो दूर दूर तक ब्राह्मणों का नाता रहा ही नहीं है। उन्होंने तो उनको देखना भी अच्छा नहीं समझता। ये लोग केवल सम्मेलन करा के और प्रबुद्ध वर्ग का नारा देकर के ब्राह्मणों का वोट हासिल नहीं कर सकते। ब्राह्मण के पास विवेक है, वो अपने विवेक से फैसला करेगा। अच्छा, एक मिनट धर्मप्रकाश जी, इन्होंने जोशी जी की बात की और ये भी कहा कि किस तरीके से वो हाशिए में डाल दिए गए। क्या कहना, बस खाली थोड़ा सा इस पर जवाब दे दीजिए। देखिए, हाँ, जोशी जी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं। हाँ, उनकी आयु भी हो गई है और हमको युवा को आगे लाना, हमारे यहाँ कोई राज परिवार वाला बात नहीं है। हाँ, कि हम ब्राह्मणों की बात करते हैं कि इनको हमने हाशिया में डाल दिया, उनको कर दिया। आज किसी में हिम्मत है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बाहर आ सकें? आपका शीर्ष नेतृत्व तो कब रहा ब्राह्मण? पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के साथ खत्म हो गया आपका शीर्ष नेतृत्व ब्राह्मण। आपने कहां भागीदारी दी? आज आप लड़वा रहे हैं उसको। आज भारतीय जनता पार्टी पे नेतृत्व के नाम पर शून्यता, केवल 2 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के रूप में रह गए। वो भी आज ये नहीं कहा जाता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपके समय में कहा जाता मोदी की सरकार है, आपके समय में उत्तर प्रदेश में कहा जाता योगी की सरकार है। आपके यहाँ तो व्यक्तिवाद इतना हावी है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम और उसकी लीडरशिप खत्म हो गई है। ठीक बात, दूसरे का क्या उदाहरण? ठीक बात। एक बात विजय सागर जी, जो शैलेंद्र जी ने बात की है कि आप भी प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन का कह रहे, आप तो कभी ब्राह्मणों का साथ आपने दिए ही नहीं है, आपने तो ब्राह्मणों का कभी सम्मान किया ही नहीं है, आप तो ब्राह्मणों से बिल्कुल दूर रहे, आपने तो कभी भागीदारी नहीं की है। क्या कहना है इस बारे में? तो कह रहे हैं आप तो प्रबुद्ध वर्ग का जो सम्मेलन कर रहे हैं ये दिखावा है, इसमें कोई दम नहीं है।
जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि प्रबुद्ध वर्ग किसी जाति विशेष में बांट कर नहीं देखना चाहिए। प्रबुद्ध वर्ग हर जाति हर व्यक्ति में होते हैं। वो किसी भी समाज से हो सकते हैं, वो ब्राह्मण समाज से भी हो सकते हैं, बैकवर्ड समाज से भी हो सकते हैं, माइनॉरिटी समाज से भी हो सकते हैं, दलित समाज से भी हो सकते हैं। लेकिन देखा तो जो समाजवादी समाजवादी पार्टी है जी, वो सभी को प्रबुद्ध मानती है और सबका साथ लेकर 2022 के चुनाव में अपने मुद्दों के साथ, अपने जो उसके विकास के मुद्दे हैं, जो उसके शासनकाल में जो कराए गए विकास है, उसके साथ जाना चाहती है। जैसा कि अभी हमारे भाजपा के साथी गुप्ता जी ने बताया कि इनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का बंगला खाली कराया गया था तो उसको गौमूत्र से धोकर शुद्धिकरण किया गया था। ये कहाँ का वो वाद है? ये क्या जातिवाद नहीं है? ये क्या ब्राह्मणवाद नहीं है? तो आप उसकी बात करते हैं। ब्राह्मण बुद्धिजीवी कौम है, इसमें कोई राय नहीं है। और ब्राह्मण ये जानता है कि 2022 के चुनाव में आज कोई भी नौजवान हो, कोई भी यहाँ पे क्या किसान, जो इस देश का किसान आज बॉर्डरों पे संघर्ष कर रहा है, वो क्या कोई जाति विशेष का है? उसमें सभी जाति के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग हैं। आज किसानों के ऊपर ये जो 3 काले कानून है जबरन ऊपर थोपे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या 3 लोग हैं? आज जो तमाम हमारे शिक्षक अपनी नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज उनके ऊपर बर्बरता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं। वो क्या केवल एक ही जाति विशेष के लोग हैं? नहीं, उसमें सभी जाति विशेष के लोग हैं। उसमें ब्राह्मण समाज से भी है, बैकवर्ड समाज से भी है, उसमें दलित समाज से भी है और उसमें माइनॉरिटी समाज से भी है। आज सभी के साथ अन्याय, अत्याचार व उत्पीड़न हो रहा है और 2022 के चुनाव में यही प्रबुद्ध वर्ग जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसके साथ शोषण हो रहा है, यहाँ पर भुखमरी है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, यहाँ पर भी जितनी भी सरकारी चीजें थी उसका निजीकरण कर दिया गया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो निजीकरण के नाम पर आरक्षण समाप्त करने का जो कुचक्र रच रहे हैं, दलित समाज को खत्म करने का जो कुचक्र चल रहे हैं, ये सब प्रबुद्ध वर्ग लोग देख रहे हैं। ये प्रबुद्ध वर्ग लोग ही 2022 के चुनाव में ये तय करने जा रहे हैं कि 2022 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत के साथ 2022 में सपा की सरकार बनने जा रही है। और शैलेंद्र जी, जरा हमको एक चीज समझाइए कि मायावती ने जो स्टार्ट किया कि ब्राह्मण सम्मेलन करने का और सभी 75 जिलों में किया, आज उन्होंने एक घोषणा और कर दी कि ब्राह्मण सम्मेलन होगा, अब महिला ब्राह्मणों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी को भी, कल्पना मिश्रा को जिम्मेदार बना दिया कि भाई आप इसको देखिए। अब वो कहती है हम क्षत्रियों को भी जोड़ेंगे, ओबीसी को भी जोड़ेंगे। मेरा कहना है कि ये जो ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स बीएसपी ने शुरू की, क्या कारण क्या है? क्या वास्तव में ब्राह्मण कुछ विचलित है, कुछ असमंजस में है? क्योंकि ब्राह्मण जो है एक लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहा, अब इस समय बीजेपी के साथ में है। क्या कारण है कि इस तरीके के ब्राह्मण फैक्टर्स को इस समय उठा दिया गया? नहीं, देखिए वर्मा जी, सीधे सीधे 2 कारण है। हाँ, एक तो मायावती जी सत्ता से बहुत दूर जा चुकी है और विश्वास खो चुकी हैं। उन्हें लगता है कि 2007 में जो ब्राह्मण वोट था, जिसका उन्हें समर्थन मिल गया था, प्रदेश में ताकत मिल गई थी और सत्ता तक वो पहुंच गई थी। वो लगता है कि अगर उस ताकत को फिर से अर्जित कर लिया जाए तो हम इस ताकत को पा करके फिर सत्ता में पा सकते हैं, वहां पर पहुंच सकते हैं। ये उसका असफल प्रयास कर रहे हैं। उनके पास ब्राह्मण के नाम पर जो चेहरे हैं, जो नाम है, वो आप ले ही रहे हैं। मैं दोबारा लेना नहीं चाहता चैनल पर। केवल उन्हीं के इर्द गिर्द घूम करके प्रदेश के ब्राह्मणों का जो है पूरा जो है नेतृत्व कराना चाहती हैं। तो एक उनका असफल प्रयास है। दूसरा कारण ये कि जिस तरीके से पिछले 4-4.5 साल में उत्तर प्रदेश में या 6-7 साल में देश में भारतीय जनता पार्टी को जो विश्वास ब्राह्मणों का मिला था और जितना विश्वासघात समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की घटनाएं हो, चाहे देश की घटनाएं हो, चाहे वो केंद्र में नेतृत्व की बात हो, चाहे उनकी सत्ता में भागीदारी हो, समाज में भागीदारी हो, और चाहे उनके ब्राह्मणों के उत्तर प्रदेश में तो इतनी निर्मम हत्याएं हुई, ब्राह्मणों के साथ इतने अत्याचार हुए, उन सब बातों को लेकर के ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है।
और वो उसके साथ खड़ा हुआ आज नहीं दिखाई दे रहा। ठीक बात। समाजवादी पार्टी और बसपा को बेचैनी और उसकी कोशिश है, और हर राजनीतिक दल ये कोशिश भी करता है। एक बड़ा वोट बैंक, एक प्रबुद्ध वोट बैंक दिशा तय करता है राजनीति उत्तर प्रदेश में, जो सत्ता तय करता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उसको अगर अपने साथ लाया जाए तो इस लड़ाई को जीता जा सकता है। और इसी धारणा को लेकर के ये दोनों। अच्छा शैलेश जी एक बात आपसे, मैं इसका जवाब अभी धर्म प्रकाश जी से ले रहा हूं। एक सवाल आप, ये कांग्रेस से क्यों ब्राह्मण टूट गया, जबकि आपने नारायण दत्त तिवारी, कमलापत त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे तमाम लोगों को आपने मुख्यमंत्री बनाया। आज क्या कारण है कि ब्राह्मण आपसे भी टूट गया है? नहीं, वर्मा जी टूट गया था। हाँ, आज टूट नहीं गया है, आज वो फिर कांग्रेस की तरफ लौट रहा है, लौट भी रहा है और कांग्रेस के साथ लड़ेगा भी। चलिए, तो उसको लगता है कि जितना सुनहरा अतीत और इतिहास ब्राह्मणों का नेतृत्व काम कांग्रेस में था, उतना किसी दल ने नहीं दिया। 2014 में जब मोदी जी आए, भारतीय जनता पार्टी आई, उसने बहुत बड़े बड़े स्तंभ विभाग दिखाए और बड़ी बड़ी भागीदारी की बात की, तो उन्होंने ना ब्राह्मणों को भागीदारी दी नहीं। और मैं ये भी कह सकता हूँ दावे के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण की नेतृत्व या लीडरशिप थी, उसको भी एक एक करके चुन करके खत्म किया। ठीक बात मान गए। जनता पार्टी का जो ये जो लालच था, जो उनका जो एक तरीके से उन्होंने प्रेरित किया था, ब्राह्मण उनके साथ गया था, लेकिन आज टूट गया है। आज उसको लगता है कि जो हमारा अतीत, जो गौरवशाली अतीत था, ब्राह्मणों का सम्मान था, वो कांग्रेस नहीं था, वो फिर कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई देगा। चलिए, थोड़ा संक्षेप में बताइए, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर केवल आलोचना करनी है तो आप कुछ भी झूठा बोलें। यही लोग हैं एक जमाने में हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि अगर आप ब्राह्मण नहीं हो, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण विशेष तौर पर नहीं हो, तो आपकी भाजपा और संघ में कोई पहचान नहीं है। आज ये कहते हैं हमने ब्राह्मणों का अपमान किया। तो पहले तो ये अपना मन स्पष्ट करें। ब्राह्मण कोई ऐसी बिकाऊ चीज है? प्रबुद्ध कोई बिकाऊ चीज है? प्रबुद्ध को हमने क्यों अपने साथ लिया? आपने कभी प्रबुद्धों का सम्मान किया? कभी प्रबुद्ध की बात सुनी? अगर प्रबुद्ध की बात सुनी होती तो हमने कितने कानून जो गैर जरूरी थे, निष्प्रयोज्य थे, उनको नष्ट करने की बात तो ना आती। आप क्या हुआ? किस हाशिए पे चले गए? 9 भाषाओं के ज्ञाता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। आप केवल उत्तर प्रदेश को ही सारा कुछ मानते हैं कि यहां पर ब्राह्मण सब कुछ कर लेगा, बाकी देश में, बाकी दूसरी जातियां, बाकी पूरे देश में लोग बेकार हैं। आप क्या बात करते हैं? आपने जातिगत द्वेष पैदा किया, आपने उसमें विष बोल बोया। हमारे यहां तो ऐसा कुछ नहीं। हम तो एक साथ बैठ के खाते हैं। सहवीर्यं करवा वही तेजस्विना बदीत मस्तु। हम साथ मिल के काम करेंगे, उससे हमारा तेज बढ़ेगा और हमारी पार्टी का तेज इसीलिए बढ़ा। हम ये जो आपके जो नाराजगी की बात हो रही है कि बीजेपी, अगर सबका साथ था, सब लोग खड़े थे, तो प्रबुद्ध वर्ग थे ब्राह्मण को अब प्रेरित करने की। आप फिर प्रबुद्ध वर्ग का ब्राह्मण कह रहे हैं कि बाकी जातियां प्रबुद्ध नहीं है, बाकी सब गालियां दे रहे हैं क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप प्रबुद्ध नहीं, आप पहले अपने आप पहले सोच लें क्या कह रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग के नाम से आप ब्राह्मणों को फिर से प्रेरित कर, फिर आप वही कह रहे हैं कि प्रबुद्ध केवल ब्राह्मण है, इसके अलावा प्रबुद्ध नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं प्रबुद्ध वर्ग के नाम से। ये आप कह रहे हैं प्रबुद्ध वर्ग के। हमारे प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में देखिए कितने ब्राह्मण थे, कितने क्षत्रिय थे, कितने दलित थे। हमने पंडित नारायण दत्त तिवारी हमारे यहाँ ब्राह्मण रहे, हमने उनका अपमान नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, हमारे क्या उनका अपमान हुआ? आज क्या ब्राह्मणों का अपमान हुआ है? और आपको ये लगता है कि जिस वर्ग ने, जरा एक उदाहरण दे दीजिए, जरा एक उदाहरण दे दीजिए ब्राह्मण अपमान का। जोशी जी अभी बैठे, जीवित बैठे मुरली मनोहर जोशी जी, उनके दर्जनों बयान आ चुके हैं। बच्चों बार उनका नाम उतने देश के वरिष्ठ नेता है। आज के जो लोग देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इतना उन्होंने सम्मान किया, कितने वीडियो उनके फोटो आए। आप हमसे क्यों कहलाना चाहते हैं? आपको क्या जरूरत पड़ गई थी? या जिले जिले ब्राह्मणों के नारे देते घूम रहे हैं, तिलक लगाते घूम रहे लोगों को, ब्राह्मणों की भाव रंगीना बना करके बैठाते मंचों पर। क्या आप समझते हैं कि ब्राह्मण इतना कमजोर बुद्धिजीवी है? यहाँ ठीक बात। संत समाज का संगठन एक फोरम में लाने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप तो उस समय ये कहते थे कि खड़ा तिलक माधुर्या बानी दगाबाज की यही निशानी, ये तो आपका नारा था।
तिलक को गाली आपने दी, सबसे पहले मायावती बहन जी तो बाद में आई हैं। आप ब्राह्मण को केवल सत्ता की सीढ़ी समझते हैं। हम ब्राह्मण को नहीं, हम सारी जनता को सत्ता की सीढ़ी मानते हैं। आज आप सत्ता की सीढ़ी मान करके उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक बात। जगह जगह उसको किस तरीके से आप नौटंकी करवा रहे हैं ब्राह्मण समाज। ठीक बात। क्या बेइज्जती, आप एक उदाहरण तो दीजिए, करवा क्या रहे हैं, एक उदाहरण दीजिए किसकी बेइज्जती हो गई। अरे भाई, ब्राह्मण के नाम पर आप इतने आजादी से ख्याल व्यक्त कर रहे हैं, आपकी बेइज्जती हुई क्या? चाहे आप चाहे बसपा के हो चाहे भाजपा के हो, आप लोग केवल ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज हमारे साथ खड़ा और हम सत्ता में पहुंच। पूरा समाज खड़ा है हमारे साथ, से दूर रहिए। हमारे साथ पूरा समाज खड़ा है। उसके साथ खड़ा है जो देश के साथ खड़ा है, जो प्रदेश के साथ खड़ा है। ब्राह्मण उसके साथ खड़ा, जो मौतें बरस रही थी उत्तर प्रदेश में, जो लोग मदद के लिए खड़े थे, ब्राह्मण उनके साथ खड़ा है। जो महिलाओं की शिक्षा सुरक्षा के लिए खड़े हैं, ब्राह्मण उनके साथ खड़ा है। आपके सरकार की जो जुमलेबाजी आपके साथ आप लोगों ने की है, उसके साथ अब 2022 में आपको साथ नहीं देगा। और 2024 में भी देश का जो प्रबुद्ध वर्ग है, आपको एक दिशा देने हम 350 प्लस सीटें जीतेंगे। ये तय कर देगा कि सत्ता किसी की जिंदगी भर की सल्तनत। सालन जी, ये आप सोचिए। सालन जी, एक मिनट सालन जी, एक मुद्दा और भी, एक बात सालन जी, वर्मा जी, जब अभी हमारे भाई कह रहे थे जी, कि आप इस तरीके से व्यवसाय कर रहे हैं। अभी हमारे भागवत जी ने कहा कि हम इनके वंशज हैं। अगर आप देश के मुसलमानों के वंशज हैं तो उन्हें पाकिस्तान, देश के मुसलमानों के नहीं, मुसलमान देश के वंशज हैं। पहले आप भाषा हम पहले हैं, सनातन धर्म पहले है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों का वंशज है। ये बात कही, ये नहीं कही है। हमारा डीएनए एक है। पहले कौन था? आप पहले इतिहास पढ़ लीजिए शैलेंद्र जी, इतिहास पढ़ लीजिए। अगर हिंदू मुसलमानों का वंशज है, आप फिर वही गलत बात कह रहे हैं। मुस्लिम धर्म कब शुरू हुआ? 1400 साल हुए सनातन धर्म के। अरे हमारी श्रीमद् भागवत 3000 साल पुरानी, हाथ की लिखी मिलती है। एक मिनट सालन जी, एक मिनट रुकिए जरा। धर्म प्रकाश जी, अभी आपने ये कहा कि हमारे ये ब्राह्मण आपने नाम भी गिना है, और आपने कहा सुरेंद्र मैथानी, आपने महेश त्रिवेदी का भी नाम ले लिया, तो ये सद्यो पचौरी का भी नाम लिया। तो आपको तो मालूम है कि राजनीतिक दल टिकट किस आधार पर देते हैं। जहाँ पर ये सीटें जैसी होती हैं, जिनका वर्चस्व होता है, वहाँ पर उनको आप टिकट भी देते हैं। लेकिन उसके साथ में आपने कुछ और जोड़ दिया कि ये पदाधिकारी ब्राह्मण, ये पदाधिकारी ब्राह्मण, ये पदाधिकारी, और ये सब अभी आपने बनाए हैं। तो क्या माना जाए कि जो आप पर ये लगा कि अपेक्षित भागीदारी ब्राह्मणों को नहीं मिल रही है, इसलिए आपने अभी जो नए मनोनयन जम करके किए उसमें आपने ब्राह्मणों को प्रमुखता दी है? जी नहीं। हाँ, देखिए, आप वर्मा जी कानपुर तो बहुत परिचित हैं। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के जितने अध्यक्ष हुए, उसमें आप देखिए कितने ब्राह्मण हुए। एक लंबी सूची है। हमने दलित भी बनाया, हमने वैश्य भी बनाया। नहीं, मैं वर्तमान समय की बात कर रहा हूं। वर्तमान में जो आपने आज वर्तमान में एक बताइए कि महेश त्रिवेदी आज के हैं विधायक। मैं तो आपने उन्हीं सीटों पे तो वो लड़ रहे हैं। आपके द्वय नगर जिसे ब्राह्मणों की सीट का है, अगर वो राजपुर गए तो वहां पर भी तो वही तो भाई, ये एक बात बताइए कि आप सीटें सुरक्षित करते हैं, क्यों करते हैं संविधान में? तो इसलिए नहीं, इसलिए करते हैं कि वहां पर ऐसा व्यक्ति हो जो उनकी पीड़ा जानता हो। तो हमने घाटमपुर से उपेंद्र पासवान को लड़ाया। हाँ, तो क्यों लड़ाया? सीट थी, वो तो रिजर्व सीट थी। उसमें आपने कौन सा काम है? तो आपने सीधा एक मिनट वर्मा जी, संविधान में आपने ये व्यवस्था की है कि जिस चीज को जैसे जहां पर मैं मान लिया, वो बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं क्या अभी जो आपने इसके पहले अच्छा एक मिनट, बजाज जी से पहले यहाँ पर सुरेंद्र मैदानी अध्यक्ष थे। मैं वो बात ही नहीं कर रहा। आप मुझे बताइए, वो ब्राह्मण नहीं है? जितने जो नाम गिना दिए। अरे मैं पहले की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या मैथानी जी? आज की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात। फिर वही बात, क्या अब आज करें तो आज भी है, आज भी तो है। आज हमारे 2 महामंत्री, आज हमारे 3 महामंत्री ब्राह्मण हैं। ठीक, एक आज और मुद्दा उठा है, जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक मुद्दा और उठा है, वो है कहा जा रहा है मुस्लिम फैक्टर्स को लेकर के। आज 2 बयान आए। एक तो बयान आया जो है इरफान सोलंकी का।
इरफान सोलंकी ने आज विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख करके कहा कि आप प्रेयर रूम बनवा दीजिए झारखंड की तरीके से, ताकि हम लोग नमाज वहाँ पढ़ सकें। इसको लेकर के भी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है। क्या कहना है? सबसे पहले मैं विजय सागर आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जो इरफान सोलंकी ने ये मांग की है और उसकी प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है। बिहार के एक विधायक ने कहा हमको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए व्यवस्था कर दीजिए। दूसरी जगह भी कोई डमरू लेकर के पहुंच गया है कि भाई बैद्यनाथ धाम खोल दीजिए। क्या कहेंगे विजय सागर जी, आप पहले हमको बताइए। देखिए, जो माननीय विधायक इरफान सोलंकी जी द्वारा विधानसभा में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी गई है, वो मांग हमारी जायज है, ठीक है। सरकार को ऐसी व्यवस्था वहां पर करनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि वहां पर इबादत करना चाह रहा है तो वहां पर उसको कर सकता है। ठीक बात, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति, यदि हम किसी भी जात व मजहब माने आप उसको सही मान रहे हैं? बिल्कुल, मैं उसको लेकिन मैं उसको बिल्कुल सही मानता हूं। मैं सही मानता हूं। और शैलेंद्र जी, एक मिनट बस हो गया। शैलेंद्र जी, इरफान सोलंकी की इस मांग को आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जो जहाँ का स्थान है वहाँ पर वही काम होना चाहिए जी। कोई व्यक्तिगत मांग कर सकता है। हाँ। ये बात जरूरी है कि अगर उनको कोई इस बात से रोकता है कि वो अपनी नमाज अदा नहीं कर पा रहे तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। वो स्थान कौन सा, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं केवल इतना समर्थन करता हूँ कि किसी को उसकी जो समय है, पूजा पद्धति का जो समय है, जो उसकी आस्था है, उसको व्यक्त करने का उसको अवसर मिलना चाहिए। जगह कौन सी होनी चाहिए, ये एक आगे विषय का अलग हो सकता है, लेकिन उसको अवसर मिलना चाहिए। और अगर इस अवसर को वोट के लिए, मत के लिए और अगर फिर प्रयोग किया जाएगा तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। चलिए, कुछ कह रहे हैं विजय सागर आप? मैं आपसे पूछा हूँ। हाँ विजय सागर, आप बोले। नहीं, मैंने कहा कि आपका कहना ये, लेकिन विजय सागर सीधे सीधे एक बात की जा रही है, सुन लीजिए कि 15 साल से आप विधायक हैं, अभी तक आपको नहीं सुनाई दिया, आपको समझ में नहीं आया कि हमारे लिए प्रेयर रूम नहीं है। आज जब चुनाव सर पर है तो आपने तुरंत ये मांग खड़ी कर दी है, यही तो आपके ऊपर आरोप लग रहा है। क्या कहना है इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि माननीय विधायक जी ने जो प्रेयर की मांग की हुई है, क्योंकि कुछ लोग जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं वो नमाज पढ़ने में उनको असुविधाएं हो रही हैं, ठीक है। लेकिन आज उन्होंने अपनी में मांग की हुई है, ये मांग उनकी जायज है, क्योंकि मान गया आपकी जायज बता। चलिए धर्म प्रकाश जी, क्या कहेंगे आप इस? देखिए, हाँ, सबको धर्म की आजादी है, हाँ, लेकिन उसके लिए हर चीज के लिए नियत स्थान है। कोई एक व्यक्ति अपने घर में मस्जिद नहीं बना सकता, ये कुरान कहता है। कुरान में मुझे ये बताइए, मुगलों का इतना 400 वर्षों का इतिहास है, क्या किसी मुगल दरबार में दरबार चलते समय नमाज पढ़ी गई? यदि कोई उदाहरण हो तो मुझे बतावें। इसलिए आपको रोक नहीं है। अगर 1:40 पर आपकी दोपहर की नमाज होती है, आप 1:40 पर जो निकटतम मस्जिद है विधानसभा के बगल में चले जाइए, आपको कोई रोकता तो नहीं है आने जाने से। ऐसे आप अपसेंट रहते हैं, ऐसे आप अपसेंट रहते, तब आपको याद नहीं आती, आपको वहां असुविधा हो रही। कुरान में यह कहा गया है कि जहां तक हो मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए। व्यक्तिगत नमाज को बहुत बड़ी चीज नहीं मानी गई है, वहां पर मस्जिद को यह माना गया कि सामूहिक चीज है। कोई एक व्यक्ति मस्जिद नहीं बना सकता। पूरे भारत में एक व्यक्ति की कोई मस्जिद नहीं है, चाहे 4 आना किसी का लिया गया हो, क्योंकि कुरान में वही जायज है। आप कुरान पढ़िए, शरीयत पढ़िए, हदीस पढ़िए, उसमें देखिए आप अपने तरीके परिभाषित करेंगे। हम भी कहने लगे कि रामनवमी में साहब 12 बजे हम दिन में जन्म मनाते हैं, हम तो विधानसभा के प्रश्नकाल में जन्म मनाएंगे। तो क्या विधानसभा चल सकती है या हमारा जन्म मन सकता है? केवल हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, हमारा धर्म सापेक्ष नहीं, धर्म निरपेक्ष हैं, और इसमें सब धर्मों का हम बराबर आदर करते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले प्रधानमंत्री थे जिनके काल में बंबई में मस्जिदों का क्षेत्रफल बढ़ाया गया ताकि सड़क हमारी बर्बाद ना हो। इसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। सही सही चीज को अप्रिशिएट करें, जबकि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तो पंडित थे, उन्होंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। आप केवल डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं। हम साहब यहां करेंगे, कल को हम यहां करेंगे, परसों हम यहां करेंगे। हम तो नहीं कहते कि हम मस्जिद में जाके घंटा बजाएंगे, आप कहते हो मस्जिद में जाके मंदिर में जाके नमाज पढ़ेंगे। क्यों? आप अपने धर्म को अपने ढंग से करिए, हम अपने धर्म का काम अपने ढंग से। मैं शैलेंद्र जी की इस बात से सहमत हूं कि हर चीज का एक नियत स्थान है, वो कार्य वहीं ही होना चाहिए। ठीक बात है, बहुत सही बात कही।
कुछ हाँ भैया सर बोलिए, कुछ कह रहे हैं। हाँ जैसा कि हमारे भाजपा गुप्ता जी ने कहा हाँ कि हर चीज का एक नियत स्थान है। माननीय विधायक जी ने ये नहीं कहा कि जब प्रश्नकाल चल रहा हो या संसद या हमारी विधानसभा चल रही हो तो मुझे वहां पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि उसके जस्ट बगल में कोई एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए कि ताकि जो 1:30 बजे की जो नमाज होती है, जो जुमे की नमाज लोग अदा करते हैं या जुमे की वहां पर जाकर वो अपने खुदा को, अपनी इबादत को उनको कर सके। तो उसमें आपत्ति क्या है? यदि वो बगल के कमरे में ऐसी एक वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं कि वहां से मस्जिद जाने में आने में जो उसका नियत समय है वो कहीं ना निकल जाए, जो इबादत, जो खुदा की इबादत का समय है वो वहां से ना निकल जाए, आने जाने में ट्रैफिक की व्यवस्था, तमाम से सारी व्यवस्थाएं होती हैं वहां पर न छूट जाए। यदि वहां पर एक मांग की गई है कि एक वहां पर एक उस करने के लिए वहां पर उन्होंने कोई मस्जिद बनाने की मांग तो नहीं की। मैं एक बात नहीं समझ आ रही बी सागर, जो सब लोग कह रहे हैं 15 साल से आप विधायक हैं, अब तक आपको नहीं ध्यान आया? आपने कभी सदन में ये बात क्यों नहीं उठाई? आपने कभी ऐसा क्यों नहीं किया? आज ही क्यों कहने की आपको स्थिति पैदा हो गई है? ये एक सवाल बहुत खड़ा हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं हाँ कि जब हमें ये लग रहा है काफी दिनों से, ये ऐसा नहीं है कि एक तरफा आ रहा है। हाँ। हमारे तमाम से जो मुस्लिम विधायक हैं उनको बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। ये तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माननीय इरफान सोलंकी जी का कि उन्होंने देखा केवल एक ही पार्टी के उसमें नहीं है, तो इसके माने उसमें चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान हो, चाहे वो कांग्रेस के हमारे साथी हो या बहुजन समाज पार्टी के पार्टी हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल समाजवादी पार्टी के ही लोग ही वहां पर नमाज अदा करेंगे। सभी पार्टियों के लोग वहां पर जाकर अपने खुदा की इबादत करेंगे। और यदि खुदा की इबादत करना और उसकी मांग करना, और हम किससे कहेंगे? चलिए ये हमारे लगता है कि एक मांग बिल्कुल जायज है। इसके माने अगर किसी ने ये कहा कि हमको भी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए विधानसभा में जगह दिया है तो आप इसको सही मानते हैं? अगर किसी ने कहा कि हमको भी मंदिर वहां पे बना के दिया जाए, हम वहां पूजा करेंगे, किसी ने कहा हमको चर्च बना के दिया, इसको आप उचित मानते हैं? मैंने ना मंदिर बनाने की बात की मैं आपसे बता रहा हूँ जो एक मुस्लिम समाज में एक नियत समय है जो इबादत करने का। हनुमान चालीसा वो मंगलवार को पढ़ना चाहते हैं, हाँ तो पढ़े, उनका भी स्वागत है। जो भी समाज के, जो भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग, जो भी सर्व समाज के लोग हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं और एक निश्चित समय पे कि हम भगवान तो हनुमान जी की विधानसभा में जगह दी जाए, उनको भी एक नियत स्थान दे दिया जाए। यदि कोई इबादत करना चाहता है तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यदि केवल मुस्लिम समाज के हमारे विधायक इरफान सोलंकी जी द्वारा यदि मुस्लिम समाज को इबादत करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई है तो ये उनकी मांग बिल्कुल जायज है। चलिए शैलेंद्र जी, आज एक और एपिसोड हुआ। ओवैसी का आज से 3 दिवसीय दौरा हो गया। हालांकि उसको लेकर के भी कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने फैजाबाद नाम लिख दिया, उसको संत महात्मा लोग विरोध करने लगे। आज उन्होंने कहा 2 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा हम 100 सीटें लड़ेंगे, दूसरा उन्होंने कहा कि अभी तक मुसलमान सपा और बसपा को सपोर्ट करता रहा, उनको भाई चाचा ताऊ सब बताता रहा, नेता बनाता रहा। अब मुसलमान स्वयं जीतेगा, स्वयं अपने पैरों पे खड़े होगा। ये कौन सा जो प्लान लेकर के ओवैसी आए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए वर्मा जी, ओवैसी साहब का कोई नया प्रोग्राम नहीं है जी। ये बिहार में भी गए, पश्चिम बंगाल में भी गए तो और चुनाव आ गया तो उत्तर प्रदेश में भी आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए एजेंट हैं जो इस उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस तरीके से उन्होंने जा करके बंगाल में कहा था, बिहार में कहा था, उत्तर प्रदेश में उस कहानी को दोहराना चाहते हैं। जो आदमी 100 सीटों पर लड़ने आ रहा है वो अपनी सरकार कहाँ से बना लेगा? और उसकी उत्तर प्रदेश में इससे पहले भागीदारी क्या है? और आ ही रहा था तो फैजाबाद अयोध्या में ही एकदम से जाने का क्या मतलब था? उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से, उसके ध्रुवीकरण से देखा जा रहा है। और इसके पीछे बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं जो ओवैसी जैसी ताकत को ला करके उत्तर प्रदेश में उन ताकतों में बंटवारा करना चाहती जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ी है। और ये बात सही है, आज देश देख रहा है, अल्पसंख्यक समाज भी देख रहा है कि ओवैसी जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, जिस तरीके से उन्हें स्वच्छंदता दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, दूसरे प्रदेश से तीसरे प्रदेश में जो उनकी भाषा उसके
ऊपर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है, उसकी कुछ हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की। वो हिम्मत नहीं पड़ती, वो उसकी एक बी टीम है, उसकी रणनीति है अंदर से। वो इस उत्तर प्रदेश को चुनाव को फिर से हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना चाहती है, उसको करवाना चाहती है। 2014 में जो पार्टी हिंदू मुसलमान के नारे से इस देश के प्रदेश में सत्ता में आई, वो अब के सारे कामों में फेल हो चुकी है। इसलिए वो ओवैसी जैसे लोगों को इस उत्तर प्रदेश की उन 100 सीटों पर लड़ाना चाहती है जहां से भारतीय जनता पार्टी जो है अल्पसंख्यकों के वोट से हारने की स्थिति में होती है। तो ये एक समझी हुई रणनीति है, उनको फाइनेंस किया जा रहा है, उनको ताकत दी जा रही है, उनको बीजेपी के द्वारा संरक्षण दी जा रही है, और ओवैसी एक बी टीम के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, पार्टी को ताकत मिले। ठीक बात है। हाँ विजय सागर आप पहले बोलिए, क्या करेंगे? मैं शैलेंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ओवैसी जी जो उनकी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही उनको संरक्षण दे रही है और ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। वो यहाँ पर मुसलमानों का ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं और ओवैसी जी ऐसी ऐसी सीटों पे अपने चुनाव अपने बंदे खड़े करेंगे जहां पर समाजवादी पार्टी, चूंकि आज जो अल्पसंख्यक समाज है वो कहीं ना कहीं सपा के साथ है, पूरी तरह से सपा के साथ है, क्योंकि उसने तमाम राजनीतिक पार्टियों को देख लिया है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो या अन्य और पार्टियां रही हो, सभी से उसका मोह भंग हो गया है। आज जो अल्पसंख्यक समाज है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है और मुझे लगता है कि 2022 के चुनाव में अल्पसंख्यक समाज और सपा की सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ बनाने जा रहा है। इसीलिए इस तरह का ना हो पाए, इसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आप ही लोग कह रहे हैं बी टीम है, बी टीम है, तो बी टीम है तब तो वो असर तो डाल ही देंगे आपके ऊपर। बिल्कुल नहीं, ओवैसी के यहाँ आने से देखिए अभी जो ये प्रबुद्ध आपने कहा ना कि ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन क्यों कर रही है। हाँ। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन समाजवादी पार्टी इसीलिए कर रही है कि जो समाज में ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं इनको बेनकाब करने जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का काम कर रही है ऐसे प्रबुद्ध लोगों को। हमारा कोई हम ब्राह्मण सम्मेलन नहीं कर रहे हैं, प्रबुद्ध जिसमें दलित समाज के भी लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के भी लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लिए भी लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग भी लोग हैं, सभी ये सभी प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं। और आज जो प्रबुद्ध वर्ग है वो सपा के साथ है और सपा के साथ होने के साथ साथ वो माननीय अखिलेश यादव जी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहा है और उनके नेतृत्व में यह प्रबुद्ध वर्ग ही 2022 का चुनाव सपा को पूर्ण बहुमत के साथ बनाने जा रहा है। धनप्रकाश जी आप बताइए, आपके ऊपर सीधे सीधे देखिए पहले तो मैं का क्या रोल पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा शैलेंद्र जी को कि वो ये तो मान गए कि 300 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे है। 100 सीटें मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। आपने यही कहा कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है। भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, अगर ना बोले आप जवाब का मौका रमेश जी देंगे। आप मेरी बात को गलत कह रहे हैं। अरे भाई मुझे कह तो लेने दीजिए सर। जब आप हिंदुओं को मुसलमानों को वंशज बता सकते हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ सकते हैं, तो मैं सही बात भी कह सकता हूँ। आपके आज उन्होंने कहा है जो आपके उन्होंने हिंदू चलिए मैं नहीं इस पे लंबी बहस, पहले मुख्य विषय पे हमें देखिए, मुख्य विषय पे आने दीजिए। आपने इसी डिबेट में कहा, चाहे रिकॉर्डिंग रिवर्स करा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर हार का डर है वहां ओवैसी को लड़ा रही है। अर्थात भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों पर कॉन्फिडेंट है और 100 सीटों पर कॉन्फिडेंट नहीं, ये आपका बयान है। इसका मतलब 300 सीटें हम जीत रहे हैं, 300 सीटें हम जीत रहे हैं। अब एक मिनट भाई शांत हो जाइए दीक्षित जी, हमारी बात भी हो जाने दीजिए। नहीं मैं आ रहा हूं। दूसरी बात, अभी हमारे विजय सागर जी कह रहे हैं कि एक मिनट जाइए वर्मा जी, आज आरएसएस के प्रमुख का क्या बयान आया है
कि हिंदू ही मुसलमानों के वंशज है, मुसलमान डरे नहीं, ये आया है कि नहीं आया? ये आया है, हिंदू मुसलमान हिंदुओं के वंशज है, मुसलमान डरे नहीं। चलिए वो बात हो गई, वो भाई उसको छोड़िए अभी, अब मेरी बात का जवाब पूरा हो जाने दीजिए भाई, मैं अपनी पूरी बात नहीं कह पा रहा हूँ। अच्छा चलिए एक मिनट। अच्छा मैं दूसरी बात कि अब आप कह रहे हैं, विजय सागर साहब ने कहा कि मुसलमान पूरी तरह से सपा के साथ है। 97 पीसीएस की लिस्ट में जब निकली उसमें 57 यादव थे, मुसलमान कितने थे? क्या आपकी निरपेक्षता है? आपने मुसलमानों के लिए किया क्या? कोई एक चीज बताइए कि मैंने मुसलमानों के लिए किया। आज हाई कोर्ट ने कह दिया कि आजम खान ने गलत किया, उनकी जमीन वापस लेनी चाहिए। मैंने नहीं कहा, हाई कोर्ट ने कहा। आप राष्ट्र को प्रथम मानते हैं या जाति को? आज प्रश्न इस चीज का, और भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है। आप ऐसी बात कह रहे हैं, 1400 वर्ष हुए जिस धर्म को पैदा हुए, वो 5000 वर्ष पूर्व वाले धर्म को अपना वंशज बता देगा? कहां से भाई संभव है? हमारे पास तो 3000 साल की हाथ की लिखी हुई श्रीमद् भागवत उपलब्ध है। अगर कुरान आप क्या प्रमुख कह रहे हैं? नहीं, आप पढ़िए, आप केवल अपनी बात कह रहे हैं, आप उस चीज को तोड़ मरोड़ रहे हैं। इसलिए मुसलमानों का वास्तविक हितैषी भारतीय जनता पार्टी है, इसके अलावा कोई नहीं है। कोई मुस्लिम भाई ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में उसका अहित हुआ है। जितना काम, लेकिन धर्म प्रकाश जी बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो ये जो मुसलमानों का वोट है ये किधर जा रहा है? अगर इनको सपा को भी नहीं मिल रहा है, और अगर आपके हिसाब से फिर किसको मिलने जा रहा है जो माइनॉरिटीज का वोट है? उसका मूड बदल रहा है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि मेरी हालत अफगानिस्तान जैसी ना हो, कि हमारे ही उग्रवादी हम ही को ना मारने लग जाएं। इसलिए इस राष्ट्र की जो बात करने वाला है, हम जो यहां सुविधा पूर्वक रह रहे हैं, इस भारत के संविधान के कारण रह रहे हैं, और भारत के संविधान का जितना पालन भारतीय जनता पार्टी करती है उतना कोई करने वाला नहीं है। उनके समझ में आ रहा है। आज हमारे इंद्रेश जी लगे हुए हैं मुस्लिम जागरण मंच में, कहीं विरोध है उनका? लोग हाथों हाथ उनको ले रहे हैं। भागवत जी के बयान पर हर्ष का, सारी जगह हर्ष का वातावरण है। इसलिए हम सर्व समाज को लेकर के विकास के नाम पर काम करते हैं, राष्ट्र के नाम पर काम करते हैं। हाँ विजय सागर आप बताइए क्या कहेंगे थोड़ा सा। जो भारतीय जनता पार्टी से हमारे गुप्ता जी ने भी कहा, हाँ। ये सरासर बिल्कुल झूठ है। यदि आज इनका मुस्लिम प्रेम, अल्पसंख्यक प्रेम इतना ही जागृत हो रहा है, तो अभी जो नए जिला अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं उसमें मुस्लिम समाज का भी एक जिला अध्यक्ष होना चाहिए था। आज कानपुर में इतनी जनरल सीटें हैं, आप इस चैनल के माध्यम से, जेएमडी न्यूज चैनल के माध्यम से आप घोषणा करके आप जाइए कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज को कितनी सीटों पे भागीदारी सुनिश्चित करने जा रहा है। यदि आप भागीदारी सुनिश्चित नहीं करने जा रहे हैं तो आपकी करनी और कथनी में बहुत ज्यादा अंतर है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों को गुमराह कर रही है। आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को, जो आज इनके जो जनाधार कभी हुआ करता था ब्राह्मण समाज, आज उनके पास से बिल्कुल छिटक जा रहा है, वो हटा जा रहा है। क्योंकि आज ब्राह्मण समाज देख रहा है कि आज जितना भारतीय जनता पार्टी में उसका अपमान हो रहा है, आज जिसकी उतनी तिरस्कार हो रही है, जितना उसको हाशिए पे रखा जा रहा है, तो आज ये प्रबुद्ध वर्ग जिसको ये ब्राह्मण समाज कह रहे हैं, आज प्रबुद्ध वर्ग, हम नहीं कह रहे हैं, शैलेंद्र जी कह रहे हैं, प्रबुद्ध वर्ग आज सपा की तरफ मुखातिब है और सपा को आज बहुत भारी आखिरी सवाल बस पूछेंगे शैलेंद्र जी। कुल मिलाकर के जो अभी चर्चा हुई उसमें ये लग रहा है कि ब्राह्मण फैक्टर भी काम करेगा और तालिबान भी काम करेगा। क्या कहना है इस बारे में आपका? निश्चित तौर पर ब्राह्मण ने सत्ता को दिशा दी है, और जो प्रदेश के हित में होगा, देश में हित में होगा, ब्राह्मण समाज उसको दिशा देगा। और जो तालिबान और अफगान के नाम पर प्रदेश की सत्ता पाना चाहते हैं, उनको जनता करारा जवाब देगी। आपकी कब्रिस्तान और शमशान पर चुनाव नहीं होगा। कोरोना में जो मौत बढ़ती है, जो महंगाई है, जो किसान ठीक बात, उस पर चुनाव होगा, उस पर अब की बार मोहर लगेगी। चलिए बहुत अच्छी बात। विजय सागर आप भी जरा हमको बता दिए, क्या इस बार के चुनाव में, जैसा कि अभी बहुत बड़ा संकेत देगा धर्म प्रकाश जी, तालिबान भी एक फैक्टर हो जाएगा और ब्राह्मण भी एक फैक्टर होगा, क्या कहेंगे इस बारे में?
नहीं, निश्चित रूप से जो ब्राह्मण समाज को अपने आप को ठगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, वो निश्चित रूप से 2022 के चुनाव में जो प्रबुद्ध वर्ग चलिए वो मान गए, हो गया, लेकिन जो तालिबान का आएगा, जो तालिबान आएगा, मुसलमानों में ये बात आएगी, अरे हमारा ही आदमी हमको मार रहा है, तब तो बीजेपी के साथ जाएगा, जैसा धर्मप्रकाश जी कह रहे हैं। बहुत सही बात कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कोई तालिबान वहां पे नहीं करने वाला है। और ये सब प्रोपोगंडा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो अन्य पार्टियों के द्वारा फैलाया जा रहा है, जो भी, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, या तमाम जो भी समाज है, चाहे दलित समाज हो, वो आज सपा के साथ है। और वो सब ठीक बात हो गया ठीक। ये केवल धर्म और जात को लड़ाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो कभी तालिबान का डर दिखाकर, कभी किसी और को पाकिस्तान का करके, वो हिंदू और मुस्लिम करके, चलिए बात हो गया ठीक। लास्ट कमेंट धर्मप्रकाश जी, सीधे देखिए, हाँ, बहुत ही साफ विकास और राष्ट्र, हाँ, इन दो के नाम पर ही अब चुनाव होगा। चाहे किसी जाति का व्यक्ति हो, चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो। अगर देश में विकास नहीं होगा तो धर्म भूखा मरेगा। धर्म का पालन नहीं कर सकते आप। और अगर राष्ट्र की परिभाषा, अगर राष्ट्र को सर्वोच्च नहीं मानते तो हम एक समुच्चय में नहीं रह सकते हैं। यहां पर सिख भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, हिंदू भी है, अन्य संप्रदाय के, अन्य धर्म के भी लोग हैं। वो सब अगर राष्ट्र को एक मानेंगे, भारत माता को एक मानेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे और भाई के रूप में रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन, ये जो तालिबान की बात आपने की, क्या आप जो है ये जो 2022 का चुनाव आ रहा है, इसमें तालिबान की भी मुद्दा बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। आज आप देखिए, अफगानिस्तान में पुरुष जितना विरोध नहीं कर पाए, वहां महिलाएं सड़क पर आ गईं। यहाँ की मुस्लिम महिलाएं हमारी डरी हुई हैं कि उनके जीवन का क्या हो। चलिए जल्दी बस आखिरी बोलिए। का डर हमें न दिखाए, हमें बाबा साहब के संविधान पर भरोसा है, हमें अपने देश की सीमाओं पर जो सैनिक, उन पर भरोसा है। हम किसी भी तालिबानी संसद को मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर कोई यहाँ पर उसको पैदा करने की कोशिश करेगा। हमें भारतीय जनता पार्टी तालिबान से न डराए। ये महात्मा गांधी और कैप्टन सलमान का देश है, जो देश के लिए शहादत देगा, लेकिन तालिबान की संस्कृति को जमींदोज करने की ताकत रखता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद विजय सागर जी आपको, और धर्मप्रकाश जी आपको भी। देखिए कितना दिलचस्प माहौल दिख रहा है राजनीति का। कहां से कहां, एक वो ब्राह्मण फैक्टर, प्रबुद्ध वर्ग फैक्टर, मुसलमान फैक्टर, तालिबान की बात, डीएनए, सब कुछ चल रहा है। और देखना यह है कि 2022 का चुनाव किधर जाएगा और कौन इसका स्वाद चखेगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।